देखो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, और बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है ये हमारे पास में। जब आप बड़ा क्वेश्चन करोगे तो उस टाइम हमारे पास में बड़े क्वेश्चंस के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट आना बहुत जरूरी है। आवाज बिल्कुल नहीं। रीवैल्यूएशन अकाउंट जिसे हिंदी में बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता, मूल्यांकन खाता। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते क्यों है? जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो नया पार्टनर आने से पहले क्या बोलता है, आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज पुरानी वैल्यू पर आ रही है बैलेंस शीट के अंदर, उसे नई वैल्यू पर लेके आओ। सबसे पहला काम तो ये करना। तो उसको नई वैल्यू पर लाने के लिए हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन का अकाउंट बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ 4 ही चीजें इसमें आएगी, या तो हमारी एसेट्स बढ़ेगी या एसेट्स कम होगी, या हमारी लायबिलिटीज बढ़ेगी या लायबिलिटीज कम होगी। शॉर्ट में याद रखें, मैं एक बार वापस रिवाइज करवा रहा हूं ताकि इसके ऊपर 1-2 अपन एग्जांपल ले सकें। मैंने कहा अगर एसेट्स बढ़ती है तो आप बाई साइड में लिखोगे। एक चीज याद रखो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। बाई साइड में एसेट्स बढ़ेगी यानी एसेट्स इंक्रीज होगी, तो बाई एसेट्स इंक्रीज, बढ़ रही है। एसेट्स कम हो रही हो तो 2 में लिखेंगे। अब ये हमें पता होना चाहिए एसेट्स क्या क्या होती है। जैसे प्लांट क्या है, एसेट्स है। बिल्डिंग क्या है, एसेट्स है। फर्नीचर क्या है, एसेट्स है। डेटर, एसेट्स। स्टॉक, एसेट्स। तो कई बच्चे होते हैं जिन्हें फिक्स एसेट्स तो पता होती है, लेकिन करंट एसेट्स क्या होती है, यानी जो ऐसी एसेट जो 12 महीने के लिए यूज में आती है, उसी 12 महीने के बाद वो खत्म हो जाती है, वो भी हमारे लिए एसेट्स मानी जाती है। ठीक है, तो अगर नहीं पता तो धीरे धीरे क्वेश्चन साथ साथ में करते रहना, पता चल जाएगा। तो एसेट्स डिक्रीज, कम हो रही तो इधर, अगर इधर एसेट्स कम हो रही है तो इधर लायबिलिटीज क्या होगी, बढ़ेगी, उल्टा होगा। ठीक है, तो लायबिलिटीज बढ़ने पर 2 साइड में 2 लायबिलिटी इंक्रीज, और लायबिलिटीज कम होने पर बाई में बाय लायबिलिटी डिक्रीज, कम होगी। ठीक है, ये सब होने के बाद में बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो पार्टनर्स पे हम बांट देंगे। क्या लिखेंगे, अगर 2 में आएगा तो 2 पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, ये होता है प्रॉफिट। किन पार्टनर्स में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा। तो पिछली बार मैंने आपको लिखवाया था 2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, तो इसमें आप याद रख लो ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा 2 में आए तो भी, और बाय में आएगा तो भी बाय पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, ये होता है लॉस। क्लियर है पॉइंट, सिंपल सा है। अब इसकी जो लैंग्वेज आने वाली है ना हमारे पास में, जो वर्ड्स आएंगे कि एसेट्स को बढ़ाना है कि कम करना, डायरेक्टली नहीं बोलता है क्वेश्चन, उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा फिरा के होती है, और वो जो लैंग्वेज है ना उसके ऊपर मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखवाने वाला हूँ। क्लियर, तो ये फॉर्मेट तो आपने उतार रखा है, मिटा देता हूँ इसको मैं। सब आए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। अब इसको समझने के लिए अपने को एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, और एग्जाम्पल के लिए मुझे बनानी पड़ेगी यहाँ पर एक बैलेंस शीट। क्या बनानी पड़ेगी, बैलेंस शीट। तो मैं यहाँ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं आपको बनवा रहा हूँ एक बैलेंस शीट। पार्टनरशिप में पुरानी जो बैलेंस शीट आप बनाते थे ना वही बनती है, कंपनी वाली बैलेंस शीट मत बनाने बैठ जाना। यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी वाला फॉर्मेट जो होता है ना वहीं पे बनती है। बाकी यहाँ यही बैलेंस शीट चलती है जिसकी 2 साइड होती है। तो पहले क्या आता है, पहले आता है लायबिलिटी, यहाँ है लायबिलिटी। ट्राई यही करूंगा कि इस एक ही क्वेश्चन में मैं सारे पॉइंट्स डाल दूं। अमाउंट, ठीक है। अब एसेट्स में हमारे पास क्या क्या एसेट्स हो सकती है, हमारे पास हो सकती है कैश, 10,000 की कैश पड़ी है। बैंक बैलेंस पड़ा है मेरे पास 5,000 रुपए का। फर्नीचर है मेरे पास, फर्नीचर 50,000 का। बिल्डिंग है मेरे पास, बिल्डिंग 30,000 की है। लैंड है हमारे पास 10,000 की। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 20,000 के। स्टॉक है मेरे पास, स्टॉक क्या होता है, गुड्स, वो माल जो अभी तक बिना बिके पड़ा है हमारे पास में। स्टॉक है मेरे पास 5,000 का। डेटर्स, कौन होते हैं डेटर्स, देनदार, जिसको मैंने उधार में माल बेचा होता है, मैं उनसे पैसा मांगता हूँ,
हर वो चीज आपके लिए एसेट्स होती है जिसके ऊपर आपका अधिकार होता है, आपका राइट होता है, याद रखना। ठीक है, तो जब आप ये क्वेश्चंस पढ़ते हो ना तो एसेट्स है या नहीं, सिर्फ एक चीज देखा करो, क्या इसके ऊपर हमारा अधिकार है, हमने कहा यस। क्या ये बिजनेस में यूज आ रही है, हमने कहा यस, तो बन जाएगी एसेट्स। डेटर्स जो है, जिसको मैंने उधार में माल बेच रखा है, मेरा राइट है इनके ऊपर, मैं जब चाहे तब पकड़ सकता हूँ, निकाल मेरा पैसा, मना कर देगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो डेटर्स 10,000 ये हमारी बन गई एसेट्स। बिल्स रिसीवेबल, क्या होता है बिल रिसीवेबल? डेटर्स को जब हम उधार में माल बेचते हैं देनदारों को, तो हम उसे कहते हैं क्या गारंटी है तुम मुझे पैसा दे दोगे। ये एक आदमी आया डेटर्स मेरे पास, उसने आके बोला उधार में माल बेच दो, 3 महीने बाद पैसे दूंगा। मैंने उसे कहा क्या गारंटी है तू मुझे 3 महीने बाद पैसे दे देगा? उसने कहा लिखवा के ले लो। मैंने कहा लिख दे फिर। उसने एक बिल लिखा, बिल के ऊपर उसने सारी डिटेल्स लिखी कि मैंने इस पर्सन से ये सारे माल खरीदा है, और उसने एक्सेप्ट किया उस बिल को, यानी साइन किया और मुझे पकड़ा दिया। वो बिल मुझे रिसीव हो गया। इस बिल के ऊपर मेरा राइट है, मेरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि मैं उससे पैसा मांगता हूँ, इसलिए बिल मेरे लिए क्या हो जाती है? एसेट्स। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल को प्राप्य विपत्र। यही अगर बिल्स पेबल हो तो पेबल भी हो सकता है क्या? हम भी तो कभी उधार में माल खरीद सकते हैं किसी से, अब अगला मेरे से बिल मांगेगा, तो वो बिल जिसका मुझे पेमेंट करना है वो मेरे लिए हो जाता है बिल्स पेबल, वो मेरे लिए बन जाएगा लायबिलिटी। बिल्स पेबल सपोज कीजिए 10,000 के। इधर डेटर्स थे मेरे पास जिनको हमने उधार में माल बेचा, हमने कहा मैंने उधार में माल बेच रखा है, मेरा राइट है उसके ऊपर, अधिकार है, एसेट्स बनी। हमने भी तो किसी से उधार में माल खरीद रखा होता है, तो मेरा दायित्व है, लायबिलिटीज बन जाती है। पता है लायबिलिटी की डेफिनेशन अगर शॉर्ट में देखें तो क्या होता है? कौन बताएगा? व्हाट इज दायित्व, व्हाट इज लायबिलिटी? विच इज ड्यू टू पे, जिसका भुगतान करना बाकी है। हर वो चीज जिसका पेमेंट करना बाकी होता है हमारे लिए, वो हमारे लिए क्या हो जाती है? लायबिलिटी। मैंने राम से उधार में माल खरीदा, क्या राम को पैसे देने बाकी है? यस, लायबिलिटी राम। मैंने बैंक से लोन लिया, क्या बैंक को पैसे देने बाकी है? यस, लायबिलिटी हो गया। समझ पा रहे हो? तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिससे हमने उधार में माल खरीदा होता है। लोन पड़ा है मेरे पास 5,000 का। और बताओ लायबिलिटीज में, चलो अब सीधा कैपिटल ही लिख देते हैं, समझ जाओगे वैसे अब आप। ठीक है, अब इसकी अपने को करनी पड़ेगी टोटल। अभी तभी तो मैंने कैपिटल खाली छोड़ दी ना। 1,45,000, 1,45,000 में से माइनस 35,000, 1,10,000 बचे। इस 1,10,000 में दो जनों की कैपिटल है, ए की और बी की। कैपिटल हमेशा लायबिलिटी में आती है, पता है क्यों? हम बिजनेस हैं, मेरा दायित्व है मुझे पे करना वापस, किसको? ओनर्स को, ए और बी। ए ने दिए 60,000, बी ने दिए 50,000। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, अब अपने को कुछ पॉइंट्स देखने हैं, मैं इसमें कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं आपको। सबसे फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन कह रहा है बिल्डिंग की जो रेट है वो 10% से बढ़ानी है, यानी बिल्डिंग इंक्रीज बाय 10%। भवन का मूल्य 10% से बढ़ाइए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, लैंग्वेज बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसकी, फिर कह रहा हूं इसकी लैंग्वेज समझनी है आपको। ये तो मैंने मन से लिया पूरा क्वेश्चन, मैंने पूरा क्वेश्चन मन से लिया, आप मान लो ये बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाला, इसकी पूरे की टोटल करी, फिर क्योंकि बैलेंस शीट की दोनों साइड मैच करवानी है ना, मन से तो फिर ये लिख नहीं पाएंगे अपन। दूसरा पॉइंट है फर्नीचर डिक्रीज बाय 20%। फर्नीचर का मूल्य 20% से कम करो। तीसरा पॉइंट, लैंड रिड्यूस टू 8,000। भूमि का मूल्य 8,000 तक कम
किया जाए। ठीक है, लैंग्वेज फिर कह रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग है, इन चीजों को समझना। ये जो वर्ड है ना, ये तकलीफ देते हैं एग्जाम में। यस, दोनों लिखे हुए हैं। 4th पॉइंट, हिंदी मीडियम वालों को भी इससे बेनिफिट मिलता है। एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर आता है आपके पास। हिंदी नहीं समझ में आए तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, डेटर्स इंक्रीज टू 12,000 15,000, देनदारों का मूल्य 12,000 तक बढ़ाया जाए। चलो 4 पॉइंट लिखो, पहले 4 पॉइंट्स को समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो 1-2 पॉइंट और लिखवा रहा हूं, ये तो सब एसेट्स का ही लिख दिया अपन ने। एक लिखते हैं 5th पॉइंट, बिल्स पेबल overvalued by 25%। देय विपत्र का अधिमूल्यांकन 25% से creditors undervalued by 5,000। ट्राई किया मैंने कि सारे पॉइंट आपके इसमें आ जाएं। लेनदारों का न्यून मूल्यांकन, क्या करे हो? नहीं, एनसीईआरटी बोर्ड है इसलिए कह रहा हूँ, बुक में से ही आएगा, बात नहीं आएगा। नहीं ऐसा कुछ, टीचर ऐसा बोलते तो चीज गलत है। लिख ले सारे पॉइंट्स। चलो अब जिसने नहीं लिखे एक बार ड्रॉप करना, मैं क्वेश्चन मिटा नहीं रहा हूं। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, मैंने यहाँ जो पॉइंट डाले ना, 2-2 पॉइंट मिलते जुलते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा बिल्डिंग इंक्रीज बाय, यानी कि भवन जो है उसका मूल्य 10% से बढ़ाओ। पता है अपने को क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है आपकी बुक्स में जो वैल्यू आ रही है ना वो कम आ रही है, उसको बढ़ाना है। ठीक है, तो पहले तो बताओ बिल्डिंग एसेट्स होती है कि लायबिलिटी? एसेट्स बढ़ रही है तो कहाँ लिखना रिवैल्यूएशन में? बाई साइड में, सिंपल। तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स पढ़ने हैं। यहां बनवा रहा हूं मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, अच्छे से देखना। फिर कह रहा हूं अगर अच्छे से इसको देख लोगे तो एक ही क्वेश्चन में सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे, और जब हम बड़े क्वेश्चन करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। लोगों को सब कुछ समझ में आ जाता है, इसमें रिवैल्यूएशन में पता नहीं वो क्यों अटकते हैं। मुझे आज तक ये चीज समझ नहीं आई, जबकि है कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट पॉइंट देखो क्या कहना चाह रहा, बिल्डिंग जो है उसे 10% से बढ़ाना है। वर्ड याद रखना, से बढ़ाने का मतलब है इतना ही बढ़ेगा। क्या बोल रहा हूं, वापस सुनना, से बढ़ाना है। इंक्रीज बाय, ये जो वर्ड है ना इंक्रीज बाय या से, ये जब भी आ जाए तो जितना इनके साथ लिखा हो उतना या तो बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है, बढ़ाने के लिए बोल रहा है बढ़ाओ, कितना बढ़ेगा? 10%। ठीक है, एक चीज और, रीवैल्यूएशन अकाउंट ऐसा अकाउंट है जिसे एसेट्स एंड लायबिलिटीज की ना तो पुरानी वैल्यू से कोई मतलब होता है ना नई वैल्यू से मतलब होता है। वो सिर्फ एक चीज जानना चाहता है कि जो चेंज हुआ ना मुझे तो वो बताओ। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में ना पुरानी वैल्यू कभी आएगी ना नई वैल्यू कभी आएगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ चेंज आएगा कि कितना बढ़ रहा है या कितना कम हो रहा, बस ये याद रखना। पुरानी वैल्यू पुरानी बैलेंस शीट में जाएगी, चेंज करने के बाद जो नई वैल्यू आई वो नई वाली बैलेंस शीट में जाएगी जो हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, लेकिन रीवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ क्या लिखता है? चेंज लिखता है, इसके अलावा कुछ नहीं।
तो दिमाग में चीज डाल देना, रिवोल्यूशन में आएगा क्या, चेंज आएगा ओनली। बताओ कितना चेंज करना है, बिल्डिंग को 10% से बढ़ाना है तो कितना चेंज करना है, 10% ही चेंज करना है। बिल्डिंग अभी कितनी है, 30,000, 30,000 का 10% 3,000 बढ़ाना है। एसेट्स बढ़ रही है, बाई में आएगा, बाय बिल्डिंग, और कितनी बढ़ रही है, 10% मतलब 3,000। सिंपल, कोई दिक्कत यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट है फर्नीचर डिक्रीज बाय 20%। फर्नीचर को 20% से कम करना है। अगेन वर्ड आया से का मतलब इतना ही कम होगा या ज्यादा होगा जो भी है, तो 20% कम करना अपने को। फर्नीचर बताओ कितना है, 50,000। फर्नीचर होती है एसेट्स, एसेट्स कम हो रहा है बाई में कि टू में, टू में। एसेट्स बढ़ती है तो बाई में, एसेट्स कम होती है तो टू में, तो सीधे आ गए हम टू में। और क्या लिख दिया, क्या कम करना है, फर्नीचर। कितना कम करना है, 20%। किसका 20%, 50,000 का 20% कितना होगा, मैं लिखता भी रहूं साथ साथ में, स्टार्टिंग में लिख रहा हूं, बाद में नहीं लिखूंगा, ठीक है, 10,000। मेरे हिसाब से तो सबसे इजी जो पॉइंट होते हैं ना इनमें वो यही होते हैं, से। तो से में तो कहीं तकलीफ नहीं आने वाली, तकलीफ अब आगे आने वाली है हमारे पास। नेक्स्ट में मैंने वर्ड लिखा तक, अच्छे से देखना और समझना क्या कहना चाह रहा है। लैंड रिड्यूस टू 8,000, भूमि का मूल्य 8,000 रुपए तक कम करना है। तो क्या 8,000 कम करना है क्या, 8,000 तक का मतलब क्या होगा, ये कहना चाह रहा है पहले वाली वैल्यू को इससे कंपेयर करो। इसने चेंज नहीं बताया, अब इसमें तो देखो सीधा चेंज बता दिया, कितना बढ़ाना है 10%, कितना कम करना है 20%, सीधा बोल दिया आपको, हमने कैलकुलेट कर लिया। यहां इसने चेंज नहीं बताया। ये जब भी तक बोलता है ना तो तक का मतलब है उसने आपको नई वैल्यू बता दी एसेट्स। क्या बता दी, नई वैल्यू। कहना ये चाह रहा है कि भवन जो भूमि है, लैंड जो है वो 8,000 रुपये हो गई है, ये कहना चाह रहा है। बताओ पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई, 8 हो गई ना। अब मैं क्या कह रहा हूं, तक वाली जो वैल्यू है वापस सुन लेना, जब भी तक लिखा हुआ आ जाए ये आपको हमेशा न्यू वैल्यू बताएगा। क्या बताएगा, नई वैल्यू। और जब नई वैल्यू बता दे तो हम नई और पुरानी में कंपेयर करेंगे, तभी तो अपने को चेंज पता चलेगा, कितना बदलाव आया, पहले कितना था अब कितना हो गया। इन दोनों का चेंज निकालना है तो नई और पुरानी दोनों वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अब हम कंपेयर करेंगे। तो जब भी वर्ड लिखा हो जाए तक, सीधा आंख उठा के ऐसे नहीं 8,000 चिपका दी, यहाँ पर 8 यहाँ से उठाए, कम करना है, ये लोग कम कर दिया 8,000, गलत हो जाएगा। कंपेयर करना है, क्या करना है, कंपेयर। तो अब मैंने कहा कंपेयर करने के लिए मुझे इन दोनों को देखना पड़ेगा। पुरानी वैल्यू थी पहले 10,000, क्वेश्चन कह रहा है वो 8,000 रुपये तक कम हो गया। पता कितना कम हुआ है, 2,000 कम हुआ है। 8,000 तो नई वैल्यू है, पहले 10 था अब 8 हो गया, कितना कम हुआ, 2,000 कम हुआ। तो मैंने कंपेयर किया, समझ पा रहे हो। कब करना है कंपेयर, जब वर्ड आए तक, ठीक है। रिड्यूस टू, अच्छा टू के साथ इंग्लिश में कई बार 8 भी लिखा हुआ आएगा। क्या लिखा हुआ आएगा, 8, यानी 2 या 8। वो कभी भाई ऐसे भी बोल सकता है, लैंड रिड्यूस 8,000, ठीक है, 2 की जगह। तो याद रखना ये वर्ड 2 या 8। अच्छा हाँ, इंग्लिश में ये 15 है, यहाँ 15 कर लेना भाई, देख लेना चौथे पॉइंट में। चलिए आइए वापस यहाँ पर। तो बताओ जमीन जो है पहले कितनी थी, भूमि पहले 10 थी अब 8 हो गई, कितनी कम हुई, 2,000। रीवैल्यूएशन अकाउंट ना तो पुरानी 10,000 से रिलेशन रखता है ना 8,000, ये तो कहता मुझे चेंज बताओ कितना कम हुआ है। आए समझ में, हमने कहा 2,000। तो देखो डेटर समझ गए, अब 15,000 से 10,000 तक कम करना है। तो वर्ड जब भी आ जाए तक 2, 8, तो हमेशा कंपेयर करोगे, पुरानी वैल्यू कितनी थी, ये कितनी हो गई, ठीक है। जबकि वर्ड आ जाए से, द्वारा, बाय, अच्छा हिंदी में से के साथ एक और वर्ड लिख सकते हो द्वारा, ये भी वर्ड आएगा कई बार। 10% द्वारा बढ़ाया जाए, 10% द्वारा कम किया जाए, इंग्लिश में बाई आएगा सिर्फ, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा ये हो गया 5,000 बढ़ गए। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंटरेस्टिंग और सबसे मजेदार पॉइंट, ठीक है। 3 पॉइंट और तीनों ही अलग अलग पॉइंट है, मैंने 2-2 पॉइंट बनाए सबके। इसके 2 ये सेम है, इसके 2 सेम है, अब अगले 2 सेम है। इन दोनों को समझना। क्वेश्चन का बिल्स पेबल ओवर वैल्यूड बाय 25%। क्या होता ओवर वैल्यूड, देय विपत्र का अधिमूल्यांकन 25% से किया गया।
बढ़ाना है कि कम करना है? गलत आंसर, कम करना है। ये कह रहा है बैलेंस शीट में जो वैल्यू है वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, ज्यादा लिखी हुई है। समझ पा रहे हो? अगेन बच्चे यहाँ पर भी बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो सीधा देख के जाते हैं, अच्छा ओवर वैल्यू, अधिमूल्यांकन बढ़ा दो। बढ़ाना नहीं है, यहाँ तो कह रहा था बढ़ाओ, यहाँ कह रहा था कम करो, यहाँ पर इसने कंपैरिजन करने के लिए बोल दिया। लेकिन यहाँ क्या बोला इसने? दो वर्ड आएंगे आपके पास, ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। दोनों ही केस में हमेशा रिवर्स करना। ओवर वैल्यूड है तो कम करो, अंडर वैल्यूड है तो बढ़ाओ। याद रहेगा पॉइंट? अब एक पॉइंट इसमें और है, परसेंटेज में दिया हुआ है ना, तो माथा फोड़िए। पहले चलो इसको समझते हैं, परसेंटेज वाले को अभी करवाऊंगा। क्रेडिटर्स अंडर वैल्यूड बाय, अंडर वैल्यूड क्या है? कम है। ये कहना ये चाह रहा है कि बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर्स आपने लिख रखे हैं ना वो कम लिख रखे हैं, हमने कहा बढ़ाना पड़ेगा। लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिटर्स में लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, कहाँ आएगा? 2 में। एसेट्स बढ़ने पर 22 में, लाइबिलिटीज बढ़ने पर 2 में। ठीक है, क्या लिखूंगा? 2 क्रेडिटर्स। अब बात आती है कितने बढ़े हुए हैं, सॉरी कितने बढ़ाने? 5000। 5000 से कम आ रहे हैं, 5000 बढ़ा दो, कहाँ दिक्कत है? मजेदार पॉइंट वापस अब आना इस पे। देय विपत्र बिल्स पेबल ओवर वैल्यूड है, यानी कि हमारी बैलेंस शीट में वो ज्यादा आ रहे हैं। ज्यादा है मतलब हमें कम करना है। ओवर वैल्यू मतलब ज्यादा है, कम करो, ज्यादा है, कम करो। इतना समझाने के बावजूद उल्टा सीधा बताओगे आप अगले क्वेश्चन में, आप देखना। याद रहेगा पॉइंट? पक्का? ठीक है। अब बात ये आ रही है, क्या ये 25% ज्यादा है? तो बैलेंस शीट में जो बिल्स पेबल है, क्या ये 100% है या ये 125% है? कई बार बच्चे पता क्या करते हैं, अच्छा 25% ज्यादा है, 10,000 का 25% कहते हैं, ये लो साहब कर दिया कम। 10,000 का नहीं होगा, इसमें भी वो जो पॉइंट है ना उसको भी अब समझो। मैं अगर आपको ये कहूं मैंने आपको 2 लाख रुपए दिए जो 100% ज्यादा है, या मैंने आपको 12 लाख दिए जो 20% ज्यादा है, क्या बोला मैंने आपको? मैंने आपको 12 लाख रुपए दिए जो 20% ज्यादा है, तो मैंने जो आपको अमाउंट दिया है ना वो 100% दिया है या 120% दिया है? 120% दिया है। अगर कोई बोले बताओ 20% क्या होगा, तो मैं पता कैसे निकालूंगा? मैंने कहा मैंने आपको कितने रुपए दिए? 12 लाख, जो 20% ज्यादा है, तो ये है कितना? ये 120% है। हमने कहा 1% क्या होगा, तो पता क्या करूंगा? डिवाइड बाई 120 कर दूंगा, 1% आ जाएगा। मुझे 20% निकालना, इंटू 20 कर दूंगा, 20% आ जाएगा। 2 लाख रुपए, ये जो 2 लाख है ना ये 20% आया है। कई बच्चे सीधा इंटू 20/100 कर लेते हैं। पता है आप 20/100 क्यों करते हो? आप परसेंटेज में जब लेते हो ना तो इस तरीके से लेते हो, 20/100 मतलब आपने इसको 100% माना है, इसके बेस पे आप 20% निकालते हो, जबकि वास्तव में अब 100% थोड़ी है, ये ज्यादा या कम होगा ना। तो यहां पर क्वेश्चन कहना चाह रहा है जो हमारे बिल्स पेबल है ना, जो हमारी बुक में आ रहे हैं वो 25% ज्यादा है, मतलब वो 100% नहीं है, वो 125% है ऑलरेडी। मुझे 25% अलग करना है, कर सकते हैं? तो पहला पॉइंट तो ज्यादा है तो कम करेंगे, लाइबिलिटीज को कम करना है, 2 में कि बाई में? बाई में। क्या लिखूंगा? बाय बिल्स पेबल। ठीक है, और अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? ये जो 10,000 है ना वो 125% है, ज्यादा है ना। वो अगर 125 है तो बताओ 25 कितना होगा? इंटू 25, 2000। काट के देख लो, 25 इससे कट रहा है 5 टाइम्स, 5 बार। 10,000 में 5 का भाग दो, 2000। ठीक है, अगर आप 10,000 का 25% करते तो 2500 आता, तो 2000 और 2500 में फर्क आ गया 500 रुपए का। क्वेश्चन गलत। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? एक पॉइंट और लिखवाता हूं मैं, अगर इसी पॉइंट को चलो लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि और पॉइंट की वैल्यू हमारे एग्जैक्ट मैच नहीं करेगी, या लोन लिखा देता हूं, चलो मैच नहीं करेगी तो करवाएंगे। लोन अंडर वैल्यूड बाय 25%। क्या मतलब हुआ इसका? ऋण 25% कम मूल्यांकित हैं। कम मूल्यांकित हैं ये बोलूं या न्यून मूल्यांकित बोलूं, एक ही चीज है। अब ध्यान से देखना
क्या मेरे जो लोन है, ये जो लोन हमारी बैलेंस शीट में दिया हुआ उसके बारे में क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा हूं 25% कम है, तो क्या करें? बढ़ाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ ये जो 5000 है ये 100% है या 75% है? 120। मैडम बढ़ाना है, कम है वो ऑलरेडी, यही तो चीज समझाना चाह रहा हूँ। कोई चीज अगर ज्यादा है तो वो 100% नहीं, 100% से ज्यादा है, वो 125% है। तो कोई चीज अगर कम है तो वो 100% से कम होगी ना, वो 75% पर है। मुझे ये जानना है 25% बढ़ाना पड़ेगा वापस। लायबिलिटी बढ़ रही है, कहाँ आएगा? 2 में, तो 2 में लिख तो दूंगा टू लोन, और अब कैसे लिखूंगा कि ये जो 5000 है वो 75% है, मुझे 25% जानना। समझ में आ रहा है? गायत्री के तो ऊपर से ज्यादा लग रहा है बाउंस। और कौन है जिसके बाउंस हो रहा है? जब भी क्वेश्चन ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड दे, ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड दे, यस, अगर कम है तो 100 में से माइनस करो, अगर ज्यादा है तो 100 में प्लस करो। लेकिन सिर्फ 2 ही केस में, अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड में, आप यहां करने बैठ जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैडम ओवर वैल्यूड लिखा हुआ आएगा तो बढ़ा दो, परसेंटेज में होगा तो देखो यहां दिक्कत नहीं आई थी आपको, बता 5000 में क्यों दिक्कत नहीं आई? क्योंकि यहां सीधा अमाउंट दे दिया आपको। अगर मैं आपको कहूं कि कोई चीज 2000 ज्यादा है तो मुझे पता है कितनी ज्यादा है, 2000 ही ज्यादा है। लेकिन मैं आपको कहूं कोई चीज 20% ज्यादा है तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 20% ज्यादा होने का मतलब वो चीज 100% नहीं है, वो चीज 120% है। मैंने कहा कोई चीज 20% कम है तो बताओ 100% है या 80% है? कंफर्म करो पहले, 100 के 80। क्यों आपने 80% लिया पता है? कोई चीज कम है, अंडर वैल्यूड, वर्ड क्या आएगा? अंडर वैल्यूड, तो वो चीज 100% पे नहीं है हमारी बुक्स में, वो ऑलरेडी कम है। समझ रहे हो? वो अगर 100% ही होती तो मैं चेंज करने की दिक्कत ही कहाँ थी। तो जब सिर्फ वापस सुन लेना, मैं फिर कह रहा हूँ बच्चों को इतना समझाता हूँ, इतना कुछ बोलता हूँ, बेटा गलती करोगे करोगे, बेटा फिर गलती करेगा ही करेगा। कल ही आपसे पूछूंगा फिर गलती कर दोगे, नहीं करोगे? चलो ठीक है। हर एक क्वेश्चन अब जो हम पढ़ने वाले ना आगे, जितने भी क्वेश्चन अब हम इस चैप्टर में करेंगे, हर एक क्वेश्चन में रिवॉल्यूशन अकाउंट बनेगा। हर क्वेश्चन में इस टाइप के कुछ पॉइंट्स आएंगे, ठीक है? रिवॉल्यूशन अभी खत्म नहीं हुआ है, बट रिवॉल्यूशन का 80% पोर्शन जो है ना वो यही है, खत्म हो गया 80%। 20% में कुछ स्पेशल टाइप के पॉइंट्स आते हैं जो अभी अपन कवर करते हैं। यहां तक समझ में आया? अच्छा कितना आया इसकी वैल्यू? और ऐसा पॉइंट में आ गया क्या? 1667, 1667। इसको 50% कर दूं क्या? सही रहेगा। %30 नहीं आएगा। पॉइंट में तो आना ही, छोड़ो, पॉइंट में लिख दो, कहाँ दिक्कत है? पॉइंट में देखो, एग्जाम में एक चीज ध्यान रखना, आपके जो एग्जाम होते हैं ना उसमें पॉइंट में वैल्यूज बहुत कम आती, बहुत कम। अच्छा आप चाहते हो 66.666 ऐसे लिखूं? अगर अपन पॉइंट में लिखेंगे तो वैल्यू बटेगी नहीं। इसका एक्चुअल में आंसर क्या आएगा पता है? इसका एक्चुअल आंसर आएगा 1666.66666, ठीक है? तो हम पॉइंट में नहीं लिखते, जितना हो सके अकाउंट्स के अंदर पॉइंट को इग्नोर करो, ठीक है? क्योंकि एक पॉइंट में आप इसको फिर बांट नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो लेके बांट दो, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। साथ मैंने क्यों लिखा, वो अच्छा पॉइंट आपने पूछा। पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से ज्यादा है, 5 या 5 से ज्यादा है तो इस नंबर को बढ़ा दो। यही अगर ऐसे होता तो 49 होता तो मैं यही रखता, छेड़ता ही नहीं, कम नहीं करना है, छेड़ता ही नहीं, मैं इसी को रहने दो, माइनस नहीं करना है। तो अगर पॉइंट के बाद 5 से ज्यादा है तो बढ़ा दो, नहीं तो बस यही वैल्यू ले लो, ठीक है? चलिए ये हो चुका है, और होने के बाद अब हमने कहा अब क्या करना है, जो भी डिफरेंस आए वो पार्टनर्स में बांटना है। कितने पार्टनर्स थे? ए और बी, नया पार्टनर तो सी अब आएगा, ठीक है? तो बताओ इसकी ज्यादा आ रही है ना, टोटल लॉस हो रहा भाई यहाँ तो, हाँ 18,667, 18,667, जिसकी टोटल ज्यादा है दोनों तरफ लिखो, उसमें से कम वाला माइनस कर दो। 10,000 गए तो कितना लॉस आया? 8,667 रुपए का लॉस आया, जो हम बांट देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर।
अब बात ये आती है, क्या क्वेश्चन ने कहीं रेशियो बताया है क्या? लाभ हानि का अनुपात नहीं बताया। ये ओल्ड रेशियो में बटेगा हमेशा। अगर क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है तो उसी रेशियो बांटेंगे, नहीं दिया हुआ तो इक्वल बांट दो, बराबर। तो इसको अगर मैं बराबर करता हूं तो आएगा 4333.50, 4333.50। आप चाहो तो किसी एक वैल्यू को 34 करके लिख सकते हो, ठीक है। 0.50 ईजी था क्योंकि इसके बाद लंबी वैल्यू नहीं जा रही, इसलिए मैंने 0.50 लिख दिया। समझ में आया? एग्जाम में 90% चांसेस होते हैं आपके पॉइंट में वैल्यूज नहीं आती है। अब मैं आपको जितने भी क्वेश्चन है आपके बुक के सारे क्वेश्चंस का रिवोल्यूशन अकाउंट बनवाऊंगा।